अर्नेस्ट हेमिंगवे का पूरा नाम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, और ये अमेरिकन राइटर है, और बहुत ही कंट्रोवर्सीज रही हैं इसके साथ, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे के साथ। और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका की क्यूबा के साथ जो चपकलिश है, और एक उनकी वॉर चल रही है एक तरह से, जो रियल वॉर नहीं है, ये कोल्ड वॉर टाइप चीज़ है, ठीक है, कि उनका आपस में चलता ही रहता है कि कोई ना कोई उनका इशू जो है वो चलता रहता है। हुआ असल में क्या था, क्यों जो क्यूबा की इनके साथ लड़ाई है, उसकी वजह ये है कि रशिया और अमेरिका की जब कोल्ड वॉर चल रही थी, उस वक़्त क्यूबा जो था, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है? और रशियन जो सबमरीन्स थी, वो जहाँ पे आके जिन्होंने जहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी या रोकी हुई थी, और वो जिन्होंने उनको यानी कि बेस दी थी, वो क्यूबा ही था। तो इस वजह से अमेरिका की क्यूबा के साथ बड़ी आपस में लड़ाई रही, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये बंदा जो है, ये क्यूबा का स्पाई है जो कि अमेरिका में आके बैठा हुआ है, ठीक है? इस पे ये इल्ज़ाम बहुत लगा। ये जर्नलिस्ट भी था, और बहुत सी जंगों के अंदर भी ये जो भी मार्के होते थे इनके बैटलफ़ील्ड्स के अंदर, ये बहुत दफ़ा रहा है, और इसी वजह से इसके ऊपर ये वाले उनके ख़्याल था कि ये शायद मैं ये लिख देता हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एक अर्नेस्ट हेमिंग्वे, और ये 1899 से 1961, ठीक है जी। और इसको नोबेल प्राइज़ भी इसे मिला था, और नोबेल प्राइज़ इसे मिला था 1954 में, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1954, ठीक हो गया। और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, और साथ नॉवेलिस्ट भी है, ठीक है? ये दोनों इसने चीज़ें लिखी हैं, और जर्नलिस्ट भी रहा, इसके अलावा ये एम्बुलेंस ड्राइवर भी रहा है, ठीक है? ये भी इसकी एक का जो है ना ख़ास बात है। आज ये बहुत से लोगों का डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार-बार? अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये रेड क्रॉस की तरफ से ड्राइवर था, ठीक है? जो एम्बुलेंस ड्राइवर मैंने आपको बताया, तो ये रेड क्रॉस की तरफ से ड्राइवर था वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है? कोर्स के अंदर इसकी जो चीज़ें शामिल हैं हमारे, वो 2 हैं। एक तो इसका वर्क जो है फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स है, और दूसरा इसका अ, सेकंड जो वर्क है, वो शॉर्ट स्टोरीज़ का जो सिलेबस है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक ऑप्शनल पेपर आता है शॉर्ट स्टोरीज़, उसके अंदर इसकी एक स्टोरी है क्लीन वेल लाइटेड रूम। इसके अलावा जो आ सकता है पेपर में, वो ये भी है, जो बीए के कोर्स में था, ओल्ड मैन एंड द सी, वो भी आ सकता है, ठीक है? और एक सिलेबस जो है वो शायद सरगोदा का सिलेबस है, जिसके अंदर आर्म्स एंड मेन भी है, ठीक है? तो ये तीनों वर्क्स जो हैं 3-4 जो मैंने वर्क्स आपको बताए हैं, इन 4 को आपको समरीज़ इनकी तरह देखना ज़रूरी है, ठीक है? अब आपको आइडिया भी हो गया कि सवाल वो किस तरह के आ रहे हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स नहीं है कि यानी कि अनअटेम्प्टेबल हों, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अ, अ फेयरवेल टू आर्म्स है कि आर्म्स एंड मेन है? अ फेयरवेल टू आर्म्स, अच्छा, ठीक है। रिपीट मैं कर देता हूँ, ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स है, ठीक हो गया। इसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो इसमें ये है अ क्लीन वेल लाइटेड रूम, ओह! वेल लाइटेड प्लेस है, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, और उसके बाद है अ फेयरवेल टू आर्म्स, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। फेयरवेल टू आर्म्स, उसके बाद ओल्ड मैन द सी, ये तो आपको पता ही है, और एक और फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स। ठीक है, ये 4 वर्क्स जो हैं ये आपको
देखने पड़ेंगे और देखने चाहिए आपको। फॉर होम द बेल टॉल्स जो ज़्यादा इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं इसे जब एमए कर रहे होते हैं। तो इसको ज़रा हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। एक तो ये है कि ये 1940 में पब्लिश हुआ है, ठीक है? और 1940 में, ठीक है जी? और इसकी एक और बड़ी ख़ास बात है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? इसका टाइटल जॉन डन की एक जो वो फ़ेमस उसकी पोएम है और उसके अंदर से इसने जो है ना टाइटल लिया। और ये जॉन डन का जो फ्रेज़ है पूरा वो ये था अ, शायद वो ये था मुझे अब एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है अ, उसके यानी कि पूरे वो एक पूरी पोएम है जिस तरह इसके जो है ना डिवाइन पोएम्स जो हैं, उनके अंदर से पूरी पोएम है ये। और फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी, ये इसकी एक लाइन थी, ठीक है? फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी। तो ये वाली जो लाइन है उससे इसने फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स जो है वो निकाला है, ठीक है? उसने ये किसके बारे में कहा था? उसने ये इसके बारे में कहा था जॉन डन किसके ज़िक्र कर रहा था? वो ये दिखा रहा था फॉर व्हॉम द बेल टॉल्स इट टॉल्स फॉर दी। यस यही मैं भी यही बोल रहा था। तो ये जो है ना उसने कहा था कि जो चर्च की बेल्स हैं वो किसे बुला रही हैं, ठीक है? तो उसके लिए इसने ये कहा था कि ये तुम्हें बुला रही हैं। ये क्योंकि बहुत बड़ा प्रीचर बन गया था उसके बाद जब ये जॉन डन बना है। पहले ये इसका ना जैक डन भी इसका नाम रहा है थोड़ा-सा, ठीक है? जब वो ये था लवर था और जब इसने लव पोएम्स सारी लिखी हैं, तो तब इसका नाम जैक डन इस्तेमाल होता था। लेकिन वो बहरहाल इसका जो रियल नेम है वो तो जॉन डन ही है। और उसके बाद जब ये फिर इसमें आ गया रिलीजियस हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर इसने अ, वो यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा बहरहाल तो ये इसके अंदर बात। इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर सेट है, ठीक है? जो सारी नॉवल है ये स्पेनिश सिविल वॉर में है, ठीक है? और इसके अंदर जो लोग हैं जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ है, ये सारे कौन से हैं? ये एंटी फाशिस्ट लॉयल आर्मी है, ठीक है? और इस लॉयल आर्मी के अंदर ये जो गुरिल्ला बैंड है ये, ठीक है? ये एक गुरिल्ला बैंड है जिसके अंदर रॉबर्ट जॉर्डन और मारिया और ये सारे जो है ना इन्वॉल्व हैं, पैब्लो और पिलर ये सारे गुरिल्लाज़ हैं, ठीक है? और गुरिल्ला वॉर के अंदर ये सारे इन्वॉल्व्ड हैं। स्पेनिश सिविल वॉर के हम ज़िक्र कर रहे थे कि ये स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर सेट किया गया है और ये एंटी फाशिस्ट आर्मी है और गुरिल्ला फाइटर्स हैं ये सारे यानी कि रॉबर्ट रॉबर्ट जॉर्डन जो इसका प्रोटैगनिस्ट है और मारिया और वो इसकी बिलविड बन जाती है बाद में पैब्लो और पिलर ये सारे जो हैं वो एक काम करने के लिए आए हुए हैं और काम इन्होंने क्या करना है इन्होंने सिर्फ एक ब्रिज जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है? और उसके लिए ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही फाशिस्ट ट्रूप्स आएँगी ये उनको जो है ना वो ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके बाद इनको ये पता है कि इनके बचने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, ठीक है? और लेकिन फिर भी उनके जो जज़्बात आप देखते हैं अगर आपने नॉवल ये पढ़ें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सारा जो है ना वो सीन है और जिस तरह वॉर चल रही है और वॉर के अंदर जो लोग सारे वो इनके आते हैं, जो फ़ाशिस्ट आर्मी है, उनकी सारी आप चीज़ें देखते हैं और फिर ये जिस तरह अपनी मेमोरी में गए होते हैं, पीछे वाली बातें याद कर रहे हैं, पैब्लो पुरानी बातें याद कर रहा होता है और ये जब पुरानी बातें याद करते हैं, उसके अंदर बड़ा जो है ना वो मज़ा आता है कि वो अपनी बुल फाइटिंग का टाइम पीरियड याद कर रहे थे क्योंकि स्पेन है ना ये, तो इसमें बुल फाइटिंग का एक बड़ा इनका इम्पोर्टेंट इवेंट है। वो कहते हैं कि भी मेरा एक को जो है ना उसे निशान भी पड़ा होता है उसके सीने पे, जहाँ पे एक दफ़ा उसको बुल ने हिट किया था। तो बड़ा एक जो है ना मज़ेदार सारा सिलसिला चलता रहता है और बहरहाल तो इसकी नॉवल की आप समरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डिटेल इसमें ज़्यादा और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें मुझे तो अब याद नहीं पड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया कि ऐसी कोई डिटेल्स हों जिससे आपके क्वेश्चन वो पूछ सकता हो, ठीक है? क्योंकि आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि इसमें जो फ़ाशिस्ट आर्मी थी वो कौन-सी थी और ये इस तरह की बातें वो आपसे जो है ना वो कोई नहीं पूछेगा। वो आपसे बिल्कुल अ, सादे सवाल जो हैं जिस तरह आपने देख ही लिए हैं अब।
कि इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं होते कि बिल्कुल उनकी डिटेल में चलें, या ये पूछ सकते हैं आपसे कि वॉरियर्स कौन-सी हैं ये। ये पूछा जा सकता है कि ये किसके साथ है, फ़ाशिस्ट के साथ है या एंटी फ़ाशिस्ट ग्रुप है। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि आपने ये नॉवल के अंदर कितने, अच्छा ये भी एक चीज़ है, 72 आवर्स 3 डेज़ के ऊपर ये नॉवल है, ठीक है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने इसके अंदर जो है ना वो टाइम पीरियड है। फिर ये कि ये गुरिल्ला फाइटर्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? और इनके अंदर जो लीडर इनका कौन है, ठीक है? इनका लीडर जो है वो पैब्लो है, ठीक है? और उसकी वाइफ़ इसके साथ ही है, लेकिन पैब्लो जो है ना इनका लीडर है। और उसके बाद कितने जो हैं वो बचते हैं, और कौन जो है वो फँस जाता है, ठीक है? अब इनको लग रहा होता है कि हम हमारी शेयर डेथ है, यानी कि लाज़मी मौत आनी ही आनी है, लेकिन पैब्लो, पिलर, मारिया और ये तीनों बच जाते हैं, और जॉर्डन जो है, रॉबर्ट जॉर्डन, वो ज़रा इंजर्ड हो जाता है, ठीक है? इसके बाद जो क्लीन वेलाइटेड रूम है, अगर आप उसको देखें तो क्लीन वेलाइटेड प्लेस, सॉरी मैं इसका नाम बार-बार गलत किए जा रहा हूँ। तो क्लीन वेलाइटेड प्लेस के अंदर अगर आप देखते हैं, तो हमें जो चीज़ मेन नज़र आती है वो ये है कि लोनलीनेस का थीम, जो कि अमेरिकन थीम है लोनलीनेस का, ठीक है? वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और यही वाला थीम, लोनलीनेस वाला थीम आपको ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर भी नज़र आता है, ठीक है? ओल्ड मैन एंड द सी और इसके अंदर एक फ़र्क है जो अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में और ओल्ड मैन एंड द सी में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है कि ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म दिखाई हुई है, ठीक है? और जो अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है, इसके अंदर एक वर्ड जो है बहुत ही की वर्ड है इस पूरी स्टोरी का, और वो है नाडा। और नाडा का मतलब है नथिंगनेस, ठीक है? बिल्कुल एक नथिंगनेस के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कि पेसिमिज़्म एक तरह से। और जो इसके अंदर ओल्ड मैन है, ये अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में, वो ओल्ड मैन खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन उसकी ये अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुई, ठीक है? और वो खुदकुशी की कोशिश क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो बिल्कुल अकेला है, और उसको ज़िंदगी में अब कोई और जो है ना वो सहारा नहीं है। सहारा से मुराद सहारा तो उसका है, उसकी एक भतीजी उसके साथ है, लेकिन जो उसका रियल इश्यू ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं रह गया, ठीक है? वो ओल्ड हो चुका है, और इतना वो ओल्ड है कि अब वो जस्ट मौत का इंतज़ार है उसे, ठीक है? और ये जो क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है, ये असल में एक बार है, जिसके अंदर वो आके बैठा रहता है, और सारा वक़्त जो है वो शराब पीता रहता है। और फिर जो बारटेंडर होता है, वो इसको एंड पे इस तरह निकालता है, वो कहता है कि नहीं जी, हमारे पास अब शराब ही खत्म हो गई है, तो आप यहाँ से चले जाएँ, ठीक है? और उसके बाद फिर वो उठ के जाता है। तो 2 वेटर्स हैं बहरहाल इसमें, और जो ओल्डर वेटर है, वो बहरहाल इसके साथ कर रहा होता है, एक एम्पैथाइज़ करता है, और उसको पता होता है कि ये जो जो भी इसका सारा मामला है, वो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है। जो यंग बंदा है, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है अभी, और ये जो ओल्ड मैन है, वो अचीव कर चुका है। ओल्ड वेटर है, वो भी अचीव कर चुका है। तो इसलिए ये दोनों आपस में एक-दूसरे के जो प्रॉब्लम है, वो समझते हैं। ठीक है जी? तो ये इसकी एक ओवरऑल सी मैंने आपको समरी, लाइट सी इसकी समरी मैंने आपको बता दी है। और ओल्ड मैन द सी की आपको पता ही है, और अ फेयरवेल टू आर्म्स की जो है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर भी एक लव स्टोरी है, एक फौजी है जो कि इंजर होता है, और उसके बाद ही फॉल्स इन लव विद द नर्स, और फिर उनकी एक स्टोरी चलती है, किस तरह वो बच-बचा के निकलते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, और स्विट्ज़रलैंड क्योंकि जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर जो भी सारी उनकी स्टोरी है, एक लंबी अ, रोमांटिक स्टोरी है, और इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसके साथ ना मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, कि अगर आप चाहते हैं कि आप और इसकी डिटेल में देखें, तो ये जो वेबसाइट्स हैं, जिस तरह स्पार्क नोट्स है और ग्रेड सेवर है, इन वेबसाइट ने, और भी शायद होंगी वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स ने एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन है, जो क्विज़ के नाम पे उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे रखे हुए हैं, ठीक है? तो आप वो क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि इफ आप समरी पढ़ते हैं, उसके बाद आप वो क्विज़ अटेम्प्ट कर लें, किसी भी वर्क के, यानी कि जिसकी भी आप समरी पढ़ रहे हैं, यकीनन आप स्पार्क नोट से पढ़ रहे होंगे या ग्रेड सेवर से पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके फिर आप साथ वो क्विज़ भी उसके अटेम्प्ट कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपको कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी डिटेल्स हो सकता हो, जो कि बहुत ही माइनर डिटेल्स हैं, और मेरे से स्किप हो गई हुई हैं, तो आप क्योंकि मैं ये सिर्फ़ ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये करवा रहा होता हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, और इसकी कुछ बातें आपको नहीं पता, ठीक है? मैं ये सोच के आपको ये पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों को इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है,
किसी ने वो वर्क बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, कभी उसको यानी कि देखा ही नहीं है और अब पहली दफ़ा पढ़ने लगे हैं, तो फिर वो समरी के साथ-साथ वो क्विज़ भी कर लिया करें, तो आपका काम ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं टॉनी मॉरिसन को। टॉनी मॉरिसन जो है ये बहुत ज़बरदस्त राइटर है और वन ऑफ माय फ़ेवरेट्स, क्योंकि मुझे वैसे भी जो ब्लैक राइटर्स हैं या जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं या अफ्रीकन राइटर्स हैं, साउथ अफ्रीकन राइटर्स हैं, ये मुझे ये पसंद है। वो इसलिए पसंद है कि इनके अंदर जो अ, अंडरस्टैंडिंग है रियलिटीज़ की और जिस तरीके के साथ लाइफ को ये समझते हैं, क्योंकि इनके अंदर मिज़री बहुत ज़्यादा है, बड़ी मिज़रेबल लाइफ है, बड़े अनफॉर्चुनेट लाइफ़्स उन्होंने गुज़ारी हैं और उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर अगर आप सिर्फ़ अमेरिकन्स को देखेंगे, अमेरिकन राइटर्स को देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स किसी और तरह के हैं, ठीक है? उनका प्रॉब्लम लोनलीनेस है और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और अनरिस्पॉन्सिव लव है, इस तरह के यानी कि प्रॉब्लम्स उनके नज़र आएँगे। लेकिन ये जो ब्लैक राइटर्स हैं, अफ्रीकन है या अफ्रो अमेरिकन जिनका मैंने सारा का ज़िक्र किया है, इनके अंदर लाइफ़ के रियल इश्यूज़ नज़र आते हैं, ठीक है? वो लाइफ़ जो कि हमें वाक़ई अफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है? जिसके अंदर बहुत बड़ा इश्यू जो है वो चाइल्डहुड कॉम्प्लेक्सेस का है, जिसके अंदर बहुत बड़ा इश्यू जो है वो रियल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और यानी कि रियल टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़ जो कि आप जिनका कनेक्ट कर सकते हैं कि वाक़ई ये इसका जिस तरह आर्थर मिलर का वो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है, हालाँकि आर्थर मिलर जो है वो एक अमेरिकन राइटर, व्हाइट अमेरिकन है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर यही डेप्थ हमें नज़र आती है, ठीक है? तो जिनके अंदर ये डेप्थ नज़र आती है, वो राइटर्स जो हैं वो बेशक किसी भी कौम के हों, बेशक वो इंग्लिश ब्रिटिश हों, बेशक वो आयरिश हों या वो अमेरिकन हों या वो अफ्रीकन हो, अफ्रो अमेरिकन हो, वो सारे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि रियल लाइफ़ के जो इश्यूज़ हैं, वो यही हैं, ठीक है? ये लाइफ़ के इश्यूज़ नहीं हैं। इनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, जो सिर्फ़ रोमांटिक इश्यूज़ हैं, उनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, ठीक है? बहरहाल हो सकता है आप में से लोग डिसएग्री कर रहे हों, लेकिन समहाउ उनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, लेकिन खाने के बगैर ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जा सकती। और जो चाइल्डहुड कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग किस्म की जो है ना वो चीज़ होती है। तो इन सब के साथ जो है वो मामला करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो 1 मिनट सर। और टोनी मॉरिसन का भी यही है कि ये ब्लैक के जो पीपल हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसने इनको डिस्कस किया है, टोनी मॉरिसन। और ये रिसेंटली इसकी डेथ हुई है, पिछले साल इसकी डेथ हुई है और 1931 से 2019 तक। और बहुत शानदार नॉवेल्स हैं नॉवेलिस्ट है और बड़े अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं इसने और नोबेल प्राइज़ इसको जो लिटरेचर का मिला है वो 1993 में मिला है। ठीक है जी। अच्छा। और ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही है। स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ाया है इसने, टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और उसके बाद इसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि आप समझ लें कि नंबर 1 पे कभी ना कभी वो रहती है। कभी वो नंबर 1 पे आ जाती है, कभी 2 पे चली जाती है, कभी 3 पे। ये 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपस में इनका चलता रहता है। तो प्रिंसटन जो है बहुत ही एक ज़बरदस्त इदारा है और यहाँ से ये रिटायर हुई थी, यानी कि इसका जो आखिरी जो इदारा था वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है? इसके नॉवेल्स को अगर आप देखें, कौन-कौन से इसके नॉवेल्स हैं जो बड़े मशहूर हुए हैं, इसके सारे नॉवल तकरीबन सारे नॉवल इसके मशहूर हुए हैं, ठीक है? और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं। पहला इसका नॉवल था द ब्लूएस्ट आई। उसके बाद इसका नॉवल जो सेकंड था, वो सूला था। फिर एक और इसका नॉवल है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। फिर अच्छा एक इसका नॉवल जो बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल था इसका जिसके ऊपर इसे पुलित्ज़र प्राइज़ मिला वो बिलावेड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉवल है इसका। यानी कि इसके अगर आपने नॉवल इसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इसी नॉवल के ऊपर, ठीक है? बिलावेड पे। और इसके साथ एक और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, इसके अंदर इसके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है। और इसकी जो फ़िल्म एडैप्टेशन है, इसमें आप जानते हैं ओपरा विन्फ्रे को जानते हैं? ओपरा विन्फ्रे। ओपरा विन्फ्रे को नहीं जानते? अच्छा।
सिर्फ एक ही जान लें। ओपरा विनफ्रे बहुत ही ब्लैक लेडी है और ये टीवी प्रोग्राम करती है, एक अमेरिकन है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो राइटर है। और ये इसके ऊपर मूवी जो बनी थी उसका मुझे नाम नहीं याद, बिलवेड का, शायद बिलवेड ही उसका नाम था, लेकिन उसमें ओपरा विनफ्रे एक्ट्रेस थी, ठीक है। ओपरा विनफ्रे ने वो उसकी जो थी, हाँ जी, फिलैंथ्रोपिस्ट और बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है, बिल्कुल कोई छोटी-मोटी नहीं है। और टीवी होस्ट है और इसका जो प्रोग्राम है वो ये उन प्रोग्राम्स में से जो नंबर 1 रेटिंग दुनिया में जिनकी होती है, ठीक है? यानी कि दुनिया में जो मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम्स होते हैं, ये उनमें से एक प्रोग्राम है, ओपरा विनफ्रे का, ठीक है? और ये बड़ी एक इसकी जो अपनी लाइफ स्टोरी है, बहुत ही मूविंग लाइफ स्टोरी है, ठीक है? लाइफ स्टोरी ये जो इसकी अपनी है ओपरा विनफ्रे की। अच्छा, बहरहाल तो ये वाले जो इसके नॉवेल्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट नॉवेल्स थे, ठीक है? उसके अलावा भी हैं और भी बहुत से, ये एंड तक नॉवल लिखती रही है। अब ज़रा इसके जो थीम्स हैं वो क्या हैं? वो थीम्स इसके चाइल्ड अब्यूज़ पे किसी नॉवल में इसने लिखा है, किसी के ऊपर इसने जो वॉयलेंस है उसके ऊपर लिखा है और फिर जो ब्लैक पीपल को जिस तरह साइडलाइन किया जाता है, जिस तरह उनके साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, उसको भी इसने एड्रेस किया है, ठीक है? तो ये वाले इसके वेरियस थीम्स जो इसके हैं, वो ये हैं। अब ज़रा अगर हम इसका देखें अच्छा, बाकी नॉवेल्स जो इसके हैं ना, आप उसकी लिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर निकाल लीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि ये इस पे सवाल हो सकता है। इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट है, इस पे सवाल हो सकता है। जैज़ के ऊपर अगर हम चलें, तो जैज़ क्या नॉवल है? जैज़ जो है ये 92 में पब्लिश हुआ था। इसके नोबेल प्राइज़ से पहले ही से ये इसने नॉवल लिखा था और ये न्यूयॉर्क सिटी का जो हार्लम है, अ, न्यूयॉर्क सिटी के एरियाज़ हैं मुख्तलिफ, ठीक है? तो हार्लम रेनेसांस भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, शायद आपने वो पढ़ी हो, हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हार्लम रेनेसांस जो ब्लैक मूवमेंट है, उससे रिलेटेड है, ठीक है? जहाँ पे ब्लैक जो लोग थे, उन सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, जिसके अंदर मैल्कम एक्स भी था और उसके अलावा ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर और फिर जो ब्लैक पैंथर्स हैं, वो ये सारे यानी कि लोग जो हैं वो जी अमेरिका के अंदर, हाँ जी, हार्लम अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका ही है ना। तो वहाँ पे इसने जो है ना ये जैज़ जो इसने लिखा है ये हार्लम की स्टोरी है, यानी कि जो एरिया हार्लम है उसके ऊपर स्टोरी और इसके अंदर वॉयलेंस भी नज़र आती है और हमें पैशन भी नज़र आता है। पैशन, वॉयलेंस और जो चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसके अंदर हमें नज़र आती हैं, ठीक है? चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स इन व्हाट सेंस वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। अ नेक्स्ट जो भी हम लेक्चर अभी साथ ही कंटिन्यू करते हैं और उसके अंदर फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि जैज़ के अंदर क्या-क्या थीम्स हैं।